अब उम्र उतनी है कि जितनी अब मैं जी नहीं पाऊंगा जितना मैं जी चुका हूँ। कोई बचा है अभी भी जो आपको टीपू बुलाता है? मैंने कहीं सुना था आपको बोलते हुए कि जितनी मेरी बैक आई थी अगर उतनी किसी और की आई होती उसकी हालत खराब होती। सच है? हाँ, ये सच्चाई है। मुझे लगा कि एक में ही फेल हुआ हूँ मैं। जब मैं रिजल्ट देख करके वापस आया तो मेरे साथियों ने बोला कि ये एक वो है जिसमें आप पास हुए, बाकी सब में फेल हुआ। अखिलेश यादव जी ने उस टाइम पे इंटर कास्ट शादी, आपको डर नहीं लगता था? मुश्किल काम तो था। दादी माँ के थ्रू बताया नहीं, दादी ने ही समझाया, दादी ने ही बताया कि जब नहीं मान रहा है तो उसकी शादी कर। शादी कितने साल बाद भी प्यार रहता है? अखिलेश जी के पिता मुलायम जी ज्यादा सख्त थे या आदित्य टीना अर्जुन के पापा ज्यादा सख्त थे? नेताजी कभी कभी सख्त थे। दोनों को 6 साल थी। मैं सख्त नहीं। 17 से 22 के बीच में जो भी चुनाव है, अखिलेश जी कहते रहे कि देखो मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, बट वोट नहीं मिला। तो वाज इट द राइज ऑफ बीजेपी या डाउनफॉल ऑफ एसपी? उस समय कुछ ऐसी बातें हुई थी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दूंगा। जो अपने पिता का नहीं हुआ अगर वो घटनाएं ना होती 17 में सरकार रिपीट होती। मैं ये कहता हूँ कि नेताजी पूरा साथ देते। हालांकि वो बात आज नहीं कहनी चाहिए मुझे। अखिलेश यादव जी की शादी हुई, अटल बिहारी वाजपेयी साहब आ गए। तेज प्रताप जी की जब शादी हुई उसमें नरेंद्र मोदी जी आ गए। आखिरी दिनों में देखा योगी जी बार बार मिलने उनसे गए। अब देखता हूँ तो बड़ी खटास चलती है। मुझे वो घटना याद है। नेताजी का भी घर जा रहा था, मैं उनके बगल में था, मेरा भी घर जा रहा था। नेता ने कहा कि नहीं मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊंगा। मैंने उन्हें मना किया था नेताजी, और मुझे याद है नेताजी गए थे और नेताजी के आते ही इस सरकार ने ऑर्डर कर दिया था कि दोनों घर खाली कराइए। जब मैं घर खाली किया हूँ तो क्या क्या कहानी बनाई थी इन्होंने कि अखिलेश जी जिस मकान में वहां से सारे इटालियन जिक्र भी था, इटालियन टोटिया और भी बहुत सारी बातें कही। हाँ, आपको वो संज्ञा दे दी गई एक शब्द की। दैनिक जागरण उस अखबार ने हेडलाइन बनाई, एक आईएएस उसमें शामिल था। उस आईएएस को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं जब तक राजनीति में हूँ मैं ये बात नहीं भूलूंगा। मैं जब तक राजनीति में हूँ मैं ये बात नहीं भूलूंगा। अब जैसे अखिलेश जी टीवी पर जाते हैं तो मैंने देखा एक बड़ी कुटिल से मुस्कुराहट से कहते हैं आप बड़े ईमानदार पत्रकार हैं। अभी वही पत्रकार हाँ मुझे अखिलेश बाबू बोल रही थी। अगर अखिलेश बाबू शब्द बाबू अच्छा है तो योगी बाबू भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए भी बाबू कहते हैं। आप मध्य प्रदेश में गए थे और आपने कहा नाम क्या तुम्हारा? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा। ये फोटो खींचो जरा, नाम क्या है? पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। मैंने पूरा ट्रेस किया कि बंदा कौन है। बाद में पता लगा वो कांग्रेस का जर्नलिस्ट था, कांग्रेस वालों ने सवाल पूछवाया था। अखिलेश जी ब्राह्मणों से कुछ दिक्कत है? तो पीढ़ी है पिछड़ा दलित, पिछड़ा दलित, पीड़ित अगड़े, दुखी अगड़े, अगड़े भी हैं। हाँ, ये अगर कह रहे हैं कि भाई हम पिछड़े हो गए। रामलला के दर्शन किए अखिलेश यादव जी ने अब तक? मैं जरूर अयोध्या जाऊंगा और अयोध्या परिवार के साथ जाऊंगा। 2016 के बाद सैफई में वैसे महोत्सव नहीं हुए, सरकार लौटेगी वैसा होगा? सैफई के जितने भी महोत्सव हुए हैं उसकी मैं एक सीरीज बनाऊं और किसी प्लेटफॉर्म पे जरूर चलाऊंगा। आजम खान साहब, आजम खान अब्दुल्ला आजम, उनकी आजम खान की वाइफ जेल गई। आजम जी ने खुद यहाँ तक कह दिया कि मैंने इस पार्टी को सब कुछ दिया बट उतना स्ट्रांगली मेरे साथ सपा खड़ी नहीं रही। अखिलेश जी नहीं खड़े रहे। राजनीति में ज्यादा मजेदार कौन है, जनता या नेता? सबसे बड़ा झूठ अपने बारे में जो आपने सुना? मैं सबसे बड़ा माफिया हूँ। लड़का नवरत्न यादव था, लोग पहाड़ा पूछते रहते हैं। टेबल में सुनाने समय होता है। हाँ, नवरत्न नहीं पढ़ रहा है, उसको भी आदत पड़ गई रील्स बनाने की। हमसे तेजू भैया का हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा अखिलेश जी हमारा वीडियो कॉल नहीं उठाते, उनको बता दीजिएगा। पहले उठा लेते थे मेरा फोन, लेकिन अब नहीं, फोन अभी उठाना बंद कर दिए। तेज प्रताप जी को वीडियो कॉल करके लंदन से लंदन दिखाया था। बुरा समय चल रहा हो तो इंसान कैसे हैंडल करे? धैर्य, धैर्य के अलावा कोई रास्ता। ये कहते हैं कि सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। आज मेरे मेहमान जो है वो भी कुछ इसी तरीके से कि जो दिल में है वो उनकी जुबान पर होता है। नाम है अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता। थैंक यू सो मच सर फॉर द टाइम। बहुत धन्यवाद आपका शुभांकर। मुझे खुशी है कि आपका पहला पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ। मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ आज। अब मेरे मन में एक पहला सवाल आता है सर, पॉलिटिक्स को देखते हुए कि 49 साल के अखिलेश जी अभी भी युवा नेता है या उन्हें हम वरिष्ठ नेता कहें? मैंने पिछली बार जब लोकसभा से चुनाव से पहले विधानसभा का चुनाव था, उससे पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरा एज ए युवा पहल आखिरी चुनाव है और वो शायद अखबारों ने छापा भी था। तो अब युवा तो नहीं कहूँगा मैं, अब उम्र उतनी है कि जितनी अब मैं जी नहीं पाऊंगा जितना मैं जी चुका हूँ। ब्यूटीफुली सेड दिस। तो अब उम्र कम बची है और काम बहुत करना है। बट ये राजनीति में इतनी देर तक लोग युवा कैसे रह लेते हैं? क्योंकि बाकी फील्ड में तो जल्दी बुजुर्गदार हो जाते हैं, उम्र दराज हो जाते हैं। एक पॉलिटिक्स फील्ड है जहाँ पे खूब देर तक युवा रहते हैं। तो वो इसलिए भी हो सकता है कि जो युवा ही उनको युवा बोलते हैं, वो इसलिए भी कि उनके विचार नए आते हैं। जब नए विचार आते हैं तो वो समझते हैं कि नेता भी हमारा नया है। अगर नए विचार लेकर के कोई आ रहा है नेता, फिर युवा ही नेता है, वो विचारों से युवा हुआ वो। अब मुझे आपका नाम जो है वो बचपन में टीपू हुआ करता था। अब मैं जब आपके पॉडकास्ट करने आ रहा था तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि कोई बचा है अभी भी जो आपको टीपू बुलाता है, या सबके लिए आप अखिलेश भैया रह गए? टीपू वाले हैं एक दो लोग अभी? मेरे गांव में भी हैं ऐसे लोग अभी भी, और कन्नौज में जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था वो आज इस बार भी मैं जीता हूँ। जहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज भी टीपू के नाम से ही बुलाते हैं।
और मुझे याद है कि नेताजी सदन में भी उसी नाम से बुलाते थे, घर के नाम से कई बार। लेकिन अब बुलाने वाले कम बचे हैं और शायद मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूँ, तो शायद उस संकोच में वो मेरे नाम न लेते हों। लेकिन पुराने लोग अभी भी हैं, जिन्होंने मुझे टीपू की तरह देखा है। तो कोई बुलाता है तो असहज होते हैं आप, या आपको लगता है अरे, या लगता है कि यार अब गिने चुने बचे, हम भी बदल गए या बड़े हो गए काफी? नहीं, अब तो खराब तो नहीं लगता है, लेकिन होना चाहिए कोई ऐसा जो टीपू बुला सके। हक से। हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि वो वही होगा जो पुराना हमारा समय का या नेताजी के वक़्त का या पुरानी चीज़ों को जानता होगा। और मैं समझता हूँ प्यार से जो बोलता होगा वो टीपू ही बोलता होगा। प्रधान दर्शन सिंह जी ने नाम दिया था। हाँ, गाँव के हमारे प्रधान जी थे। हाँ, दर्शन सिंह उनका नाम। जी, जी। आप पूछ रहे थे कितना हमने आप पे रिसर्च की। हाँ, मैंने पूछा कि कैसे कितनी रिसर्च की होगी। प्रधान जी का नाम था। अखिलेश नाम आपने खुद रखा था हाँ, वो भी एक कहानी है, क्योंकि जब मैं एडमिशन के लिए गया, रामगोपाल जी के साथ। हाँ, और हमारे एक वकील साहब थे जो जिनके साथ मैं गया था, नेताजी के बहुत करीब थे। जब प्रिंसिपल ने नाम पूछा कि तुम्हारा कौन-सा नाम है? तो जो मेरा घर का नाम था वही मैंने बताया। उसके बाद चाचा और उन्होंने तय किया और प्रिंसिपल ने पूछा कि नाम ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा अच्छा? जिस नाम पे मैंने हाँ कहा वही नाम मेरा रख दिया गया। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऐसी कुछ कहानी हमने सुनी। हाँ, इसी तरह का था कि उन्होंने कुछ नाम बताए थे कि ये नाम रख दें, ये नाम रख दें। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, अखिलेश नाम अच्छा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, और को भी अच्छा लग रहा है, तो वही नाम रखेंगे। आप मुलायम सिंह जी के लड़के हैं। पीछे तस्वीर हम देख रहे हैं स्वर्गीय मुलायम जी। एडवांटेज तो होता है, हर आदमी कहता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के पुत्र होने का बोझ क्या होता है, भार क्या होता है? क्योंकि अच्छा वाला सबको दिख जाता है कि लॉन्चिंग अच्छी हो जाती है, बट आई एम श्योर एक्सपेक्टेशन और बहुत सारे उसके हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरा वाला हम चाहे थोड़ा बताइए ना। देखिए, हालाँकि नेताजी ने उस तरह हम लोगों को नहीं डेवलप होने दिया है जिससे एक लगता कि मैं कुछ और हूँ। नेताजी ने हमेशा आम लोगों की तरह ही हम लोगों को ग्रो होने दिया। उसका एडवांटेज ये हुआ कि कभी नाम का लाभ तो मिला, लेकिन भार नहीं लगा कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। स्वाभाविक है, क्योंकि आप जिनके बेटे होते हैं उनका नाम बहुत बड़ा होता है और उन्होंने बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचा होता है। तो आपको उस लेवल पे ले जाने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी जगह बनाने के लिए कम से कम उनका रास्ता अपनाते हुए और कुछ नया करके दिखाना पड़ेगा, तो लोग आपको मानेंगे। कंपैरिजन होता है, आपको किया लोगों ने? बहुत कंपैरिज़न होता है और कई बार हुआ भी होगा, कई बार मेरे सामने नहीं किया होगा लोगों ने, लेकिन पीछे तो कंपैरिज़न किया ही होगा। मैंने सुना 10 साल की उम्र में शायद आपको शायद हॉस्टल में भेज दिया जाता। हाँ, नेताजी ने मुझे मिलिट्री स्कूल धौलपुर भेज दिया। मैं भी, क्योंकि बहुत बचपन में हॉस्टल चला गया था और मुझे लगता है कई बार अपने माँ-बाप से शिकायत करता हूँ मैं कि उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, कम उम्र में बच्चा जब बाहर जाता है। मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही। तो हॉस्टल में चला गया, तो हॉस्टल में भेज दिया, तो हॉस्टल में ही रहा फिर। उसके बाद कॉलेज वहाँ से गए, धौलपुर मिलिट्री स्कूल। हाँ, मैं मिलिट्री स्कूल धौलपुर में। वहाँ से फिर आप सिडनी विश्वविद्यालय गए और पढ़ाई की एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। हाँ, मैं उसके बाद मैसूर गया, मेरी मैसूर में इंजीनियरिंग हुई। उसके बाद मैं फर्दर यूनिवर्सिटी में गया, जहाँ पर मैंने फर्दर पढ़ाई की। मैंने कहीं सुना था आपको बोलते हुए कि जितनी मेरी बैक आई थी, अगर उतनी किसी और की आई होती, उसकी हालत खराब होती। सच है? हाँ, ये सच्चाई है। फिर जब मैं इंजीनियरिंग में गया और जब मैंने क्योंकि देखा अपना रिज़ल्ट, तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि चलो पास हो गए। नहीं, मतलब एक दिख रहा था, इसका मतलब मुझे लगा कि एक में ही फेल हुआ हूँ मैं। जब मैं रिज़ल्ट देख कर के वापस आया, तो मेरे साथियों ने बोला कि ये एक वो है जिसमें आप पास हुए, बाकी सब में फेल हुआ। ये किस फर्स्ट सेमेस्टर में? हाँ, मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। और फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर रिज़ल्ट बहुत पुअर था मेरा। लेकिन जब मैं थर्ड सेमेस्टर में आया, तो बहुत मेहनत की हमने और मेरे साथ के जिन बच्चों की सेमेस्टर्स छूट गए थे या परीक्षा छूट गई थी। तो ये आप लोग भी आखिरी रात पढ़ते थे? बहुत जैसे हम बीटेक करते तो हम लास्ट नाइट पढ़ते थे, आखिरी रात पढ़ के अगले दिन पेपर देके पास हो जाएगा। नहीं, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट्स बहुत थे क्लियर करने के लिए। अच्छा, पीछे वाले। हाँ, क्योंकि फर्स्ट 2 सेमेस्टर में मैं बहुत ज़्यादा फेल हो गया था या बहुत पास नहीं हो पाया था। इसलिए थर्ड सेमेस्टर में अपना साल बचाने के लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ा। इनफैक्ट थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में जितनी मैंने पढ़ाई की, उतनी शायद मैंने कभी पढ़ाई नहीं की होगी। तो ये घर पे पता लगता था कि आप इतना हो गया या बचे थे आप? नहीं, घर को पता तो लगता था। जैसे हमारी बैग हमने बचा ली थी, घर वालों को बताने नहीं दिया था। नहीं, घर को पता तो लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल और जो वहाँ के तमाम लोग थे वो टच में थे। इसलिए पता तो लग रहा था, लेकिन उन्हें डर इस बात का था मेरा साल ना चला जाए। इसलिए मैंने बहुत मेहनत की थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स क्लियर किए। मेरा साल बच गया, मैं ईयर ड्रॉप नहीं हुआ। आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे फैसिनेट करती है या मुझे बताती है कि आपका स्वभाव कितना ज़िद्दी, अपनी चीज़ों पे रहने वाला। जैसे मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे मॉम डैड कई बार जब हम शादी की बात करते हैं तो कास्ट, रिलीजन कई बार चर्चाएं होती हैं। एंड आई गेट फैसिनेटेड कि अखिलेश यादव जी ने उस टाइम पे इंटरकास्ट शादी की। और वो बहुत सारी आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ, बहुत सारी कहानियां पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कितना अलग था ये, मतलब ये इतने बड़ी लेगेसी के बाद आपको डर नहीं लगता था? नहीं, मुश्किल काम तो था। लेकिन मैं नेताजी और अमर सिंह अंकल का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अमर सिंह अंकल ने नेताजी को समझाया, नेताजी ने माना और उसकी वजह से शादी हो गई। तो किसका ज़्यादा डर था, मुलायम जी का या कर्नल आर एस रावत साहब का? वो भी फौज में थे। स्वाभाविक है कि नेताजी, क्योंकि नेताजी पॉलिटिक्स में थे और कभी-कभी मैं सुनता था नेताजी के कुछ साथियों की तरफ से कि नेताजी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कास्ट को लेकर के थोड़ा बहुत सोच रहे हैं
लेकिन नेताजी ने जब स्वीकार किया तो पूरे बड़े मन से स्वीकार किया। ये बड़े मसले सर थे उस टाइम, उत्तराखंड का विवाद चल रहा था, कास्ट का था ही था। मैंने सुना कि शायद लालू जी की अमेरिका आपकी शादी प्लान हो रही थी, बहुत सारी कहानियां चली थी उस टाइम। नहीं, वो तो कुछ भी रूमर्स कैसे भी चलते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के लिए ये डिसीजन बड़ा मुश्किल रहा होगा कि जहाँ पर इंटरकास्ट शादी हो और फिर उस शादी को उसी तरीके से एक्सेप्टेंस मिल जाए समाज में या गांव में। शायद नेताजी ने इस बात को बड़े दिल से लिया और बड़े मन से उन्होंने कार्यक्रम किया। अमर सिंह कल ने भी समझाया, मुझे याद है कि जनेश्वर मिश्र जी थे, उन्होंने भी समझाया, बताया नेताजी को, क्योंकि नेताजी ने अपने सभी साथियों से एक एक करके पूछा था। शायद वो जो पुराने जितने भी समाजवादी साथी जो आज हैं वो जानते होंगे, नेताजी ने सबसे पर्सनली पूछा। नेताजी को किसने बताया था आपकी लव स्टोरी? नेताजी को स्वाभाविक है मुझे ही बताना पड़ा था। लव स्टोरी तो इतनी हिम्मत थी आप पे कि लव स्टोरी तो नहीं, इसलिए मैंने कहा लव स्टोरी तो नहीं बतानी पड़ी, लेकिन कि शादी और इन सब बातों की जो चर्चा हुई उसके बाद मैंने दादी माँ के थ्रू बताया नेताजी। दादी से क्लोज थे आप? हाँ, मैं दादी के क्लोज था। मैंने सुना शायद उन्होंने नहीं समझा, आपने दादी जी को बताया, अमर अंकल ने और बाकी लोगों ने मिलकर फिर अच्छा, दादी ने ही समझाया, दादी ने ही बताया कि जब नहीं मान रहा है तो उसकी शादी कर। आपसे उन्होंने ऑप्शन दिया था आपको, ये जो आप कह रहे नहीं मान रहा था, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी आप क्लियर थे कि यही करनी है? नहीं, वो देखिए उस समय जो भी फैसला लिया उस फैसले के साथ रहा मैं। 1999 में मैंने सुना कि आप शायद देहरादून गए थे शादी के जस्ट बाद, जब मुलायम जी का फोन आया और कहा कि सुनो अखिलेश तुम चुनाव लड़ रहे हो, और ये कह के फोन काट दिया गया, आपको ऑप्शन नहीं दिया गया था। मैं दिल्ली में था उस समय, दिल्ली में, और मैं बाजार में गया हुआ था। उस समय मुझे जानकारी मिली कि इस तरह की चर्चा हो रही है। बाद में बताया कि चुनाव लड़ना है। मैंने कहा चुनाव अभी मैं कैसे लड़ सकता हूँ। उस समय मुझे लगता है जो सीनियर लीडरशिप थी पार्टी की, उसने सबने तय किया था कि नेताजी के घर से कोई लड़े, और जनेश्वर मिश्र जी ने कहा कि नहीं, बेटे को लड़ाइए आप चुनाव। आप क्योंकि आर्मी स्कूल में पढ़े, बाहर पढ़ाई की, आपका एजुकेशन अलग रहा, एक नॉर्मल लाइफ मुझे दिखती है, जैसे हम लोगों की लाइफ नॉर्मल लाइफ है, एक लड़की से प्यार, सारी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। इसमें जब आपको इलेक्शन के लिए कहा गया, आप रेडी थे मेंटली उस टाइम, या मैं थोड़ा संकोच किया कि चुनाव कैसे लड़ूंगा मैं और मैं कैसे फेस करूंगा। लेकिन जब नेताजी ने मुझे लड़ा दिया तो फिर पूरे मन से मैं चुनाव लड़ा, और उसके बाद आज पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर मैं पॉलिटिक्स में आ गया। मिर्जापुर वाला डायलॉग याद आ गया, शुरू मजबूरी में गए थे, फिर मजा आने लगा। नहीं, मज़ा तो नहीं, लेकिन हाँ उसमें काम करने का बहुत मौका मिलता है, और जो आप सोचते हो, जो देखा है आपने, जो करने की इच्छा है, वो सब कुछ कर सकते। करियर ऑप्शन था आपके पास दूसरा पॉलिटिक्स के अलावा? था, बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत से ऑप्शन थे मेरे पास। तो अगर अखिलेश यादव पॉलिटिक्स में ना होते तो क्या होते आज? मैं पॉलिटिक्स में ही होता। ये क्लियर था। हाँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ, मैं किसी भी जगह गया होता तो अंततः मुझे पॉलिटिक्स में आना। जैसे अभी आपकी डॉटर काफी कैंपेन उन्होंने किया, तो आप फिर ये थॉट मुझे लगा कि एक लेगेसी फॉरवर्ड हो रही है, उनको भी आपने ऑप्शन उनको आपने ऑप्शन दिया है बीइंग अ फादर? मैंने रोका नहीं उनको, किसी भी बच्चे को मैंने रोका नहीं, इसलिए कि उनकी अपनी चॉइस हो, वो क्या करना चाहते हैं, और उनको कम से कम इस बात का एहसास हो कि पॉलिटिक्स कितनी टफ है और किस किस चीज़ से हम लोग गुजरते हैं। क्योंकि उस गर्मी में, जिस समय पीक पर थी गर्मी, मैंने कहा उनको भी सीखना समझना चाहिए कि वो दूर से नहीं देखना चाहिए राजनीति क्या है। मैंने कहा गाँव गाँव जाइए और समझिए, लोगों से मिलिए, तो पता लगेगा और एहसास होगा कि राजनीति कितना मुश्किल काम है। अखिलेश जी के पिता मुलायम जी ज्यादा सख्त थे या आदती टीना अर्जुन के पापा ज्यादा सख्त हैं? नेताजी सख्त तो नहीं थे, लेकिन हाँ कभी कभी सख्त थे। मैं सख्त नहीं हूँ। आप सख्त नहीं है? नहीं, बिल्कुल सख्त। कैसे? मैंने बच्चों को अपनी चॉइस पे छोड़ दिया, जो पसंद करें, जो चीज़ पढ़ना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, मैंने पूरा उनको छोड़ दिया। लेकिन गाइड करता हूँ, समय समय बताता हूँ मैं। अगर वो किसी क्वेरी को लेकर के आते हैं तो मैं उनको जरूर समझाता हूँ। आदिति टीना अर्जुन से जुड़वा, टीना अर्जुन जुड़वा है? हाँ, चीना अर्जुन। तो कैसा इंटरेक्शन था आपका? एक बेटा है, दो बेटियां हैं, बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, एक कहते हैं ना लड़कियां बड़े पापा से क्लोज होती हैं। ये बड़े बच्चे हो गए हैं अब तो, क्योंकि इस जनरेशन में वो ग्रो कर रहे हैं, इस समय पे वो ग्रो कर रहे हैं, उनकी अपनी लाइकिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, खाने को लेकर के, बच्चे अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, म्यूजिक को लेकर के, क्योंकि हम लोग तो म्यूजिक नहीं सुन पाते हैं अभी, क्या लेटेस्ट म्यूजिक चल रहा है, कौन क्या सुन रहा है, लेटेस्ट चीज़ें क्या है, क्योंकि उनके वर्ड्स, उनकी लैंग्वेज, जो इस जनरेशन की जो सोच और समझ, और उनके वर्ड्स बहुत डिफरेंट हैं। हाँ, वो जेंजी कल्चर आ चुका है अब। हाँ, जिस तरह का वो इंटरेक्शन है, अगर आप उनके साथ नहीं है या उनसे बातचीत नहीं करते हो, उनके साथ बैठते नहीं, तो शायद आप नहीं समझ पाओगे उनकी बात। तो जैसे आदिति टीना अर्जुन, इन्होंने कौन सी आपको एडवाइस दी? एक दो बताइए ना एडवाइस की। उन्होंने कहा कि पापा ये बदल दो, नहीं ऐसा कपड़ों का, या कुछ आपको नया ट्राई करवाया उन्होंने कुछ? नहीं, ऐसा कोई एडवाइस नहीं दी मुझे पॉलिटिक्स। कोई गाने नहीं, मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, एज सच उन्होंने कोई वो नहीं दी, लेकिन मैं एज ए जब घर में रहता हूँ तो उनसे बातचीत जरूर करता हूँ उनकी पढ़ाई को लेकर के और क्या चल रहा है आजकल, तो बहुत सी जानकारी उन लोगों से मुझे मिलती है। 2012 में आप मुख्यमंत्री बने। अब इस बार फाइनली बहुत अच्छी न्यूज आई। इस बार जो लास्ट में लोकसभा चुनाव हुए थे, वहां पर आपका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा यूपी में। इससे पहले 17 में, 19 में, 22 में कई सारे फेलियर्स भी बीच में दिखाई पड़े। अब मेरे जहन में एक सवाल बार बार आता है, क्योंकि
जब मेरा कॉलेज था तब अखिलेश यादव का लैपटॉप बट रहा था मेरे कॉलेज में, और मेरे साथ के सारे लड़कों ने फॉर्म भरा था और सबको लैपटॉप मिले थे। लखनऊ में आता हूँ मैं, मुझे मेट्रो दिखाई पड़ती है। अभी लखनऊ आईपीएल चल रहा है, एक लखनऊ की टीम बन गई है, एक स्टेडियम यहाँ पर बना हुआ है और बहुत सारी चीजें। लखनऊ आना आसान हो गया, हम 5-6 घंटे में दिल्ली से यहाँ पहुंच जाते हैं। एक कैंपेन चला था, काम बोलता है। लेकिन 17 से 22 के बीच में जो भी चुनाव हो, चाहे नगर निगम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, अखिलेश जी कहते रहे कि देखो मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, यहाँ ये किया, युवाओं के लिए किया, बट वोट नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि कहां पर गड़बड़ हुआ? क्योंकि काम तो आप बता रहे हो और वो है भी, हमने भी देखे हैं, लैपटॉप हमने भी इस्तेमाल किए, मेरी जनरेशन में सबने इस्तेमाल किए हैं, फिर कहां गड़बड़ हो रहा था? जो सवाल आपने पूछा है मुझे से, अभी कुछ दिन पहले मैं लोकसभा में जब गया था, सत्र था, तो कुछ सांसद लोग बात कर रहे तो ऐसी बात शुरू हुई। बीजेपी के एक सांसद थे, उन्होंने कहा कि हमने लगभग 1000 करोड़ का और उससे ज़्यादा खर्च किया अयोध्या में और मंदिर बनवा दिया और हम चुनाव हार गए। ये बात मैंने जब सुनी तो मैंने उनसे कहा कि मैंने भी आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया था, सो लगभग 15,000 करोड़ का, मैं भी चुनाव हार गया। तो तब हाईवे नहीं पसंद था जनता को, और शायद आज अपने आप को उन्होंने बोर्ड से नहीं जोड़ा आपके मंदिर को। तो उस समय होता है और जनता स्वीकार करती है। 12 से 17 तक जो बेस्ट मैं कर सकता था और जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं दे सकता था स्टेट को, जो समाजवादी पार्टी का विजन था या समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, उसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना सकते थे, एक्सप्रेस वे देना, और मुझे खुशी है इस बात की, इस समाजवादी पार्टी ने एक विजन दिया और देश का वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस वे डिज़ाइन दी। और उस डिज़ाइन के बाद एनएचएआई ने भी उन चीज़ों को माना जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में थी। हालांकि उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के जो मानक थे वो नहीं आए थे। जो फर्दर मैंने डिज़ाइन की थी एक्सप्रेस वे, जो सड़क बनी फर्दर, उसमें इंडियन रोड कांग्रेस के तहत पूरा का पूरे मानक के साथ डिज़ाइन की थी। टोल ऊपर लगा करते थे एनएचएआई में, लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में सब के सब हम लोगों ने एग्जिट पे टोल लगाए कि अगर कोई एग्जिट कर रहा है तभी जा करके पैसा दे, ये नहीं कि हर 50 किलोमीटर पर आपको खड़ा होना पड़े। इसी तरह स्टेडियम दिया। सरकार मॉल बना सकती है, या प्लासियो मॉल है जो आजकल, वो शान-ए-अबद था, शाम-ए-अबद नाम था उसका। वो इसलिए बनाया था, मैं चाहता था कि अगर प्राइवेट के कंपनीज या प्राइवेट लोग मॉल बनाते हैं तो सरकार भी एक मॉल बना के दिखाए, उनसे बेहतर, उनसे अच्छा। इसी तरह जब मेदांता का शिलान्यास हो रहा था, मैंने डॉक्टर त्रेहन से कहा था कि आपके बराबर और आपसे अच्छा मैं कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा हूँ, और बना के दिखाया हम लोगों ने। अर्बन प्लानिंग क्या होती है उच्च गजरिया में करके दिखाया कि अर्बन प्लानिंग में सड़क कैसे बनती है, वहाँ पर और हाउसिंग का कैसे हो सकता है, यूटिलिटीज़ के लिए कहाँ पे कैसी जगह देनी चाहिए। और मुझे खुशी है उस बात की कि एससीएल का यहाँ पे लखनऊ में इन्वेस्टमेंट पाया, 100 एकड़ में उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, हज़ारों बच्चे लोग नौकरी पा रहे हैं, जो कभी हैदराबाद, चेन्नई या बेंगलोर में नौकरी करते थे, वो सब बच्चे बड़ी संख्या में आज यहाँ कर रहे हैं। और मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, तो शिव नाडा जी के साथ साथ वो फर्स्ट बैच के बच्चे मुझे मिले थे। कोई हैदराबाद में काम कर रहा था, कोई चेन्नई में काम कर रहा था, कोई अन्य स्टेट में। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स को बुलाया गया था और पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा धन्यवाद दिया था उस समय सरकार को कि कम से कम लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट ऐसी बन गई जहाँ पर बच्चे पढ़ सकेंगे प्लस जॉब कर सकेंगे। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। डेयरी में करके दिखाया, अमूल के 3 प्लांट लेकर के आए हम लोग, 5-5 लाख के अल्ट्रा मॉडर्न जो प्लांट लग सकते हैं डेयरी में, डेयरी प्रोडक्ट्स के, वो प्लांट दिए हम लोगों ने। मंडी कैसे बन सकती हैं, अच्छा हाईवे के किनारे वे साइड एमिनिटीज़ कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते थे अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं यहाँ तो आपको बहुत अच्छे वॉशरूम नहीं मिलते थे, बहुत अच्छी जगह कोई खाने पीने की जगह नहीं मिलती थी। एक्सप्रेसवे के किनारे सरकार के पैसे से हम लोगों ने वन ऑफ द बेस्ट बनाए, और पार्किंग से लेकर के ट्रक चलाने वालों को भी सुविधा कैसे मिले वो चीज़ें की। लैपटॉप तो ऑफकोर्स किया ही किया, लैपटॉप तो आज भी चल रहे हैं, और मैं आज भी जब लैपटॉप की बात करता हूँ किसी भी जनसभा में तो बच्चे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, और उस समय जिनको लैपटॉप मिला था वो आज भी लैपटॉप चल रहा है उनका। मतलब उस समय लैपटॉप बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि और सबसे अच्छी बात थी परिवार में अगर 1 या 2 गया लैपटॉप तो पूरे परिवार ने सीखा। मुझे लखनऊ की एक कहानी याद है, एक अखबार ने लिखा कि जब लैपटॉप गया उसके घर में तो मोहल्ले के लोग देखने आए, और उसकी माँ का इंटरव्यू ये था कि मेरा लैपटॉप इतना देखने आए लोग कि मैं दिन भर चाय बनाती थी गेस्ट लोगों के लिए, तो लैपटॉप देखने आए थे। ये वोट देने क्यों नहीं गए? आपने सोचा नहीं अपने आप से? मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं किया सर कभी ये 17 में? क्योंकि आप जब लिस्ट गिना रहे हो तो मैंने आपको तकरीबन 3-4 मिनट सुना, आपने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी, तो आप जब अकेले बैठे हो गए 17 चुनाव के बाद, क्योंकि काफी डिफरेंस दिखाई पड़ा। आपने 12 में जीता था, बहुत बड़ा एक मार्जिन, 7 में नया रिकॉर्ड बना, 12 में नया रिकॉर्ड बना, उसके बाद इधर फिर नया रिकॉर्ड बन गया। तो ये आपके मन में सवाल नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि यार मैं कैसे हार गया, क्या वजह हो सकती है? देखिए जब 2017 का मेरा चुनाव खराब हो गया और मैं सरकार नहीं बना पाया, उसके बाद मैंने प्रेस की थी, और प्रेस में मैंने कहा कि मैं लोगों को समझाता रहा, लोगों ने बात नहीं मानी, और बीजेपी लोगों को बहकाती रही, लोग बीजेपी बातों में आ गए। तो वाज इट द राइज ऑफ बीजेपी या डाउनफॉल ऑफ एसपी? मैं डाउनफॉल इसलिए नहीं कहूंगा, जिस परसेंटेज ऑफ वोट से मैं सरकार बनाया था, मेरा वोट नहीं कम हुआ था, वोट शेयर नहीं कम हुआ था।
और तमाम उन झंझावटों के, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी बातें हुई थी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा तुम। हाँ, हमें कुछ ऐसी रिश्ते बातें की हुई वहाँ- जिनके कारण हम लोग जितना अच्छा चुनाव लड़ना चाहिए था 2017 का, उतना अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाए। हालांकि लड़े हम लोग चुनाव, और पहली पार्टी रही होगी जिसका वोट शेयर नहीं कम हुआ, और हम अलायंस में भी थे कांग्रेस के। 100 से ज्यादा सीटें मैंने दी थी। ये आज भी मुझसे कई पत्रकारों ने लिख के भेजा कि कब तक अखिलेश जी खुद सींच सींच कर कांग्रेस को खेत देते रहेंगे। अखिलेश जी पूरी फसल तैयार करते हैं और कांग्रेस को दे देते हैं, और यूपी के बाहर कांग्रेस कहती है हम आपके हैं कौन। नहीं, कभी कभी पॉलिटिक्स में लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, और वो भी लोग एहसास करेंगे कि समाजवादी पार्टी और जो रणनीति समाजवादी पार्टी ने बनाई है, वही रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी। अंतोगत्वा कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन के सहयोगी साथी हो, वो साथ आएंगे। मैंने आपके 10 इंटरव्यू देखे, आपने कहीं बुराई नहीं की कांग्रेस की। पत्रकारों ने घुमा घुमा के सब पूछ लिया आपसे, लेकिन फैक्ट एक ये भी है कि यूपी के बाहर कांग्रेस के कई नेताओं ने आपको लेकर बोला, जिसको लेकर आपकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को बुरा लगा। यूपी में आप हमेशा दिल बड़ा करते रहे, साथ दिया नहीं दिया तब भी आप करते रहे। सामने से ऐसा लगता है कि एक तरफा मोहब्बत है अखिलेश जी की, उतनी कशिश नहीं है, या ब्रेकअप पैचअप उधर से होता रहता है, अखिलेश जी कह रहे हैं मैं एक तरफा रहूंगा साथ में। नहीं, कुछ राजनीति में क्योंकि बड़ा लक्ष्य पाना है, बड़ा लक्ष्य है बीजेपी से, और बीजेपी को हटाना है, तो इन सब बातों को भूलना पड़ेगा। जिनको बड़ी ताकत बनना है और बीजेपी का मुकाबला करना है, तो कांग्रेस की इन सब बातों को भूल कर ही आगे बढ़ सकते हैं। जिनमें ये उम्मीद है कि कांग्रेस कभी न कभी समझेगी, कुछ बातों को जरूर अपने अंदर लाएगी और सोचेगी कि उनको ऐसा व्यवहार किसी भी सहयोगी दल के साथ नहीं करना चाहिए। आपने 17 में कहा कि 17 के पहले कई घटनाएं हुई थी। एक सवाल लोग पूछते हैं कि पॉलिटिक्स में चाचा भतीजे की बनती क्यों नहीं। आप अकेला एग्जांपल नहीं है, राज ठाकरे, बाल साहब ठाकरे, अजीत पवार, शरद पवार, बिहार में चिराग पासवान जी, पशुपति जी, आपने तो इनडायरेक्टली रहा, हालांकि आप लोग का पैचअप हो गया है, लेकिन फिर भी ये क्या सर रिश्ता, ये रिश्ता क्यों होता है ऐसा? देखिए, जो उन परिस्थितियों में उस समय हुआ, वो दोबारा नहीं होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा दोबारा कहीं घटनाक्रम ना हो। जो हुआ मैंने भूलने का काम किया है, मैं भूल गया उन बातों को। बट अब बड़ी लड़ाई में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साहब। वो हमने देखा, फिल्म में भी देखा, वो कहते हैं कि हम साथ हैं, यही रहेंगे, सारी चीजें हैं, लेकिन उन घटनाओं ने आपको तोड़ा था, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो रह रहकर दूसरे लोग उठा देते हैं। जैसे मुझे उस वक्त की वीडियो याद आते हैं। अब उसमें दो परसेप्शन आता है, आम जनता में परसेप्शन की बात करूं मैं। एक परसेप्शन ये चलता है कि मुलायम जी ने अखिलेश जी को अकेला छोड़ दिया, उसकी वजह से आज अखिलेश जी इतने मजबूत हो गए। जैसे कहते हैं ना, अमरीश पुरी जितना परेशान करेगा तभी अमिताभ बच्चन बनता है, तो अखिलेश जी को अमिताभ बच्चन बनाने के लिए सब अमरीश पुरी बन गए। एक होता है कि नहीं, जो दिखा वो वही सच था, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट ऐसे जो अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर भी देखता हूं तो मुझे बड़ा परेशान करता है। जैसे एक स्टेटमेंट उन्होंने एक बार कह दिया था, जो अपने पिता का नहीं हुआ, वो स्टेटमेंट कई बार इस्तेमाल भी हुआ, आपके विरोधी आप पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सब आपको डिसअपॉइंट किया, उस बीच में हर्ट किया, या कैसे आपने अपने को संभाला? देखिए, नेताजी हमेशा समझाते थे। उस समय जो परिस्थितियां थी नेताजी के सामने और पार्टी के सामने, उसकी वजह से कई बार कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए जिसने दुख भी दिया, लेकिन जब ये तो तकलीफ भैया होगा था सर, ये वाला। बात बड़ी थी, और क्योंकि नेताजी का ही ये आंदोलन था, नेताजी की ही पार्टी थी, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती थी कि नेताजी की पार्टी को और बड़ा कैसे करें। सब बातों को भुला करके नेताजी की ही पार्टी को कैसे और मजबूत किया जाए, उस दिशा में मैं काम करता। अगर वो घटनाएं ना होती, 17 में सरकार रिपीट होती? मैं ये कहता हूँ कि नेताजी पूरा साथ देते। हालांकि वो बात आज नहीं कहनी चाहिए मुझे, क्योंकि वो समय गुजर गया, लेकिन हाँ, नेताजी हमेशा साथ रहे, और उन्होंने बाद में भी, जब मैं चुनाव हार गया तभी मैं नेताजी से मिला, तो नेताजी ने कहा नहीं, चुनाव लड़े, बहुत अच्छा लड़े चुनाव। तो नेताजी ने कभी निराश नहीं किया। वो समय और परिस्थितियां थी जिसके कारण वो घटनाएं हुई, शायद ये घटनाएं कहीं ना हो, ऐसी मैं काम नहीं करता हूँ। मुलायम सिंह यादव जी का कोई एक स्वभाव जो आप अपने अंदर लाना चाहते हो? नेताजी बहुत हार्ड वर्किंग थे, और वो देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते थे। एक मुझे उनके स्वभाव में बड़ी अद्भुत चीज नजर आती है, जो बाकी कहीं नजर नहीं आती है। विरोधियों से बड़े अच्छे रिश्ते थे। आपकी शादी में मैंने देखा, अखिलेश यादव जी की शादी हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब आ गए। तेज प्रताप जी की जब शादी हुई उसमें नरेंद्र मोदी जी आ गए। आडवाणी जी की वो तारीफ करते थे, जब गिरफ्तार भी किया था तब भी कह रहे थे लालू जी और वो कि बड़े नेता हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, फोन करके पूछ रहे हैं। आखिरी दिनों में देखा योगी जी बार बार मिलने उनसे गए। तो ये बड़ा अद्भुत लगता है मुझे कि विचारधारा इतनी विपरीत है, लेकिन विरोधियों से इतने अच्छे रिश्ते। देखिए, नेताजी ने अपने पर्सनल संबंध कभी किसी से खराब नहीं किए। पॉलिटिकल संबंध जरूर, एक दूसरे विचार की दूरियां थी। ये पर्सनल संबंध बहुत सी लीडर्स के साथ नेताजी के साथ है, क्योंकि समय समय पर एक दूसरे ने का साथ काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ वो परिस्थितियां ऐसी रहीं कि संबंध हमेशा बने रहे। नेताजी लोकसभा में कई बार रहे, नेताजी ने देश की जो बड़ी बड़ी घटनाएं या बड़े बड़े जो फैसले थे उसमें साथ काम किया। इसलिए मैं समझता हूँ उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे। व्यक्तिगत संबंध में हमारे भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इधर जो माहौल है राजनीति का, इधर बीजेपी ने थोड़ा खराब किया है। बीजेपी अपनों से ही संबंध चाहती है। बीजेपी कभी विपक्ष के लीडर से सम्मान या उनसे व्यवहार अच्छा नहीं चाहती। शायद पुरानी नेताओं में ये था कि एक दूसरे के प्रति सम्मान भी था,
एक दूसरे के प्रति लिहाज भी करते थे, एक दूसरे की बात भी मानते थे अगर कोई सही बात है, एक दूसरे से सुझाव भी लेते रहे हों। क्योंकि मैं जब नेताजी और एनडी तिवारी जी की बात सुनता था, मुझे याद है नेताजी ने एनडी तिवारी जी से कहा कि आप कहाँ उत्तराखंड में हैं, यूपी आपकी जगह, आपको यहाँ सम्मान ज़्यादा मिलेगा। और मुझे उसके बाद वो घटना याद है कि एनडी तिवारी जब नेताजी से मिले, बोले कि अब मैं उत्तराखंड छोड़ दिया हूँ, अब मैं यूपी में रहूँगा और यहीं पर काम देखूँगा। जब मैं मुख्यमंत्री था, तो एनडी तिवारी जी ऑफ़िस आ जाते थे, घर आ जाते थे, या नेताजी जाते थे उनके पास, या नेताजी से वो मिलने आते थे। तो ये पुराने लीडर्स में इस तरह का व्यवहार और संबंध बने रहते। वही मैंने कहा कि हर शादी में इन्वॉल्व है, हर जगह इन्वॉल्व है। जबकि मैं अब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हर स्टेट में बड़ी खटास चलती है अब नई पीढ़ी के नेताओं में। नई पीढ़ी की नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ व्यवहार खत्म कर दिया।